पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1561 में अकबर ने चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस समय तक उत्तर भारत के अधिकांश मुस्लिम राज्य अकबर के अधीन हो चुके थे। ईस्वी 1562 से अकबर ने हिंदू राज्यों की तरफ आंख उठानी आरंभ की। चूंकि राजपूताना के राज्य अकबर के राज्य की सीमा पर स्थित थे, इसलिए स्वाभाविक ही था कि अकबर का ध्यान सबसे पहले राजपूताना के राज्यों पर जाता। इस समय राजपूताना में 9 बड़े हिंदू राज्य अस्तित्व में थे, जिन्हें मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं करौली के नाम से जाना जाता था। इनमें से मेवाड़, मारवाड़ तथा आम्बेर 3 बड़े राज्य थे। इनमें से भी मेवाड़ हर तरह से अन्य समस्त राज्यों में पहला स्थान रखता था। यह एक पहाड़ी राज्य था। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के राज्य मेवाड़ में से ही निकले थे। इन तीनों राज्यों के शासक गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आए गोहिल वंश से निकले थे। इस समय गोहिलों की सिसोदिया शाखा मेवाड़ पर शासन करती थी, जिन्हें राणा एवं महाराणा कहा जाता था। मारवाड़ का राज्य यद्यपि रेगिस्तानी था, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अन्य हिंदू राज्यों से बड़ा था और बीकानेर का राज्य इसी में से निकला था। इन दोनों राज्यों के शासक राठौड़ कहलाते थे, जो प्राचीन राष्ट्रकूट वंश में से निकले थे। मारवाड़ के क्षेत्र में कुछ मुस्लिम राज्य भी स्थापित हो गए थे, किंतु राठौड़ों ने मंडोर, जालौर, नागौर आदि मुस्लिम राज्यों को अपने अधीन करके इन मुस्लिम राज्यों को नष्ट कर दिया था। फिर भी राजपूताने में मेवात, बयाना तथा अजमेर आदि कुछ क्षेत्र मुस्लिम गवर्नरों के अधीन हो गए थे। जैसलमेर तथा करौली के शासक प्राचीन यदुवंशी शासकों के वंशज थे। इनमें से जैसलमेर के शासक भटनेर से संबंधित होने के कारण स्वयं को भाटी कहते थे। सिरोही तथा बूंदी के शासक गुप्तोत्तरकालीन चाहमान वंश में से निकले थे। ये दोनों ही राजकुल पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनमें से बूंदी का राजकुल खींची चौहान कहलाता था और सिरोही का राजकुल देवड़ा चौहान कहलाता था। इस प्रकार ये सभी हिंदू राज्य प्राचीन क्षत्रिय कुलों के वंशज थे और प्राचीन हिंदू राजवंशों की उच्च मर्यादाओं एवं परंपराओं का पालन करते थे। इन राजवंशों के राजा एवं राजकुमार गाय, ब्राह्मण, स्त्री, धरती, असहाय, दीन दुखी एवं शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में विलंब नहीं करते थे। आधुनिक सिनेमा एवं साम्यवादी साहित्य में प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदू राजाओं को प्राय प्रजा का शोषक एवं अत्याचारी दिखाया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि इस काल के हिंदू राजाओं में ये दुर्गुण नहीं थे। यह सही है कि उस काल में राजाओं द्वारा पाठशालाओं, औषधालयों एवं सामाजिक कल्याण की संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता था, किंतु ये कार्य समाज अपनी शक्ति एवं भावना के बल पर करता था, जिसमें राजा रानियों एवं राजकुमारियों सहित सेठ सेठानियों, बंजारों एवं चौधरियों आदि का सहयोग रहता था। राज्य में बावड़ियों, कुओं, तालाबों, मंदिरों, महलों, किलों, सरायों आदि का निर्माण इन्हीं संपन्न वर्ग के लोगों द्वारा करवाया जाता था और सदाव्रत बंटवाया जाता था। राजपूताने की परिस्थितियां पंजाब तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से बिल्कुल उलट थीं। राजपूताने में कृषि पूरी तरह वर्षा पर आधारित थी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सूखे एवं अकाल की स्थिति प्राय बनी रहती थी। प्राचीन आर्य शासन परंपरा के अनुसार किसानों से कृषि उपज पर छठा हिस्सा अर्थात 16.66% कर के रूप में लिया जाता था।
राजपूताना में विगत हजारों वर्षों से चले आ रहे कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण धंधे गांवों एवं नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। नगरों में बिक्री हेतु आने वाली वस्तुओं पर राजा द्वारा बहुत कम चुंगी ली जाती थी। पशुपालन भी लोगों की आय का प्रमुख आधार था। जैसलमेर के मरुस्थल में फसल नहीं होती थी, इसलिए राजा पशुओं से मिलने वाले घी का छठा हिस्सा कर के रूप में लेता था। राजपूताने की जनसंख्या बहुत कम थी और पशुओं की संख्या अधिक थी। इस कारण लोग सुखी थे और भरपेट रोटी खाते थे। उनके पास धन संपत्ति तो अधिक नहीं थी, किंतु भूमि एवं पशुधन की कमी नहीं थी। राजकीय कर्मचारी प्राय जनता पर अत्याचार नहीं करते थे। राजपूताने में ग्राम पंचायतों की सदियों पुरानी संस्थाएं काम करती थीं, जिनके प्रतिनिधियों का राजा एवं राज्याधिकारियों से सीधा संवाद रहता था। राजपूताना का समाज जातियों में बंटा हुआ था और प्रत्येक जाति एक निश्चित आर्थिक गतिविधि से जुड़ी हुई थी। लोग जो काम करते थे वही उसकी जाति होती थी। हजारों साल से एक जाति के परिवार के पास एक ही तरह का काम होने से लोग अपने काम में प्रवीण होते थे। जब तक भारत पर अरब, तुर्क एवं मंगोल आक्रांताओं के आक्रमण नहीं हुए थे, तब तक इस व्यवस्था में कोई दोष नहीं था। किंतु जैसे ही भारत पर बाहर से आक्रमण होने लगे, हिंदू समाज की जाति व्यवस्था उसके गले का फंदा बन गई और हिंदू जाति के पराभव का बड़ा कारण बन गई। जब एक हिंदू राजा किसी अन्य हिंदू राजा पर आक्रमण करता था, तो युद्ध केवल सैनिकों, राजाओं एवं राजकुमारों द्वारा लड़ा जाता था। प्रजा उन युद्धों से असंपृक्त रहती थी। यही कारण था कि युद्ध भी अन्य कार्यों की तरह एक कार्य बन गया था, जिसे प्राय राजपूत जाति किया करती थी। अन्य जातियों का युद्ध कार्य से कोई लेना देना नहीं था। किंतु जब भारत भूमि पर विदेशी आतताइयों के आक्रमण होने लगे, तो उनसे लड़ने के लिए यह आवश्यक हो गया कि समाज के समस्त युवक मिलकर लड़ें। जाति व्यवस्था के कारण यह संभव नहीं हो सका, जिसके कारण विदेशी आक्रांता इस देश में आसानी से सफल हो गए। भारतीय राजाओं में परंपरागत रूप से अपने राज्यों की सीमाएं बढ़ाने, स्वयं को चक्रवर्ती राजा बनाने तथा अपने शत्रु राजाओं को मारने की प्रवृत्ति चली आ रही थी। इस कारण भारतीय नरेश कभी मिलकर नहीं लड़ पाते थे। प्रत्येक राजकुल स्वयं को दूसरे राजकुल से श्रेष्ठ समझता था। इस कारण कोई भी राजा दूसरे राजा के नेतृत्व को सहन नहीं कर पाता था। कहने को तो अकबर अशिक्षित था, किंतु बाल्यकाल से युद्ध शिविरों में रहकर वह राजनीति का चतुर खिलाड़ी बन गया था। इसलिए उसे शीघ्र ही राजपूताने के राजाओं की शक्तियों एवं कमजोरियों का ज्ञान हो गया। वह समझ गया कि समस्त राजपूत राजाओं को लड़कर अधीन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करना संभव होता तो दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों ने ईस्वी 1192 से ईस्वी 1526 के बीच की 350 साल की लंबी अवधि में यह कार्य कर लिया होता। अकबर का विचार था कि राजपूताने के हिंदू राजाओं को लड़कर वश में करने के बजाय राजनीतिक चतुराई से काम लिया जाना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद अकबर ने राजपूताने में घुसपैठ करने के लिए एक विशेष नीति तैयार की, जिसे इतिहासकारों ने अकबर की राजपूत नीति कहा है। अगली कड़ी में हम अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्वों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने राजपूताना राज्यों के लिए अलग नीति बनाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।